हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवराज वर्मा। आज मैं डिसऑर्डर सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के जो तीन यहाँ पे एनसीईआरटी में डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया गया है। ये तीन डिसऑर्डर, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे क्या है रीनल कैल्कुलाई। दूसरी अगर डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जो तीसरी डिसऑर्डर की बात की गई है वो है हीमोडायलिसिस। सबने नाम सुना ही होगा हीमोडायलिसिस का। अभी हम लोग डिटेल में ये जानेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें मैं सबसे पहले डिसऑर्डर की जो मैं बात करूंगा वो है रीनल कैल्कुलाई। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई को एक तरीके से हम और भी जानते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, किडनी स्टोन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, किडनी स्टोन। अब इसी को हम यहाँ पे किडनी स्टोन पे देखते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो एक रीनल, यहाँ पे जो किडनी का एक पार्ट होता है जहाँ पे रीनल, यहाँ पे एक पार्ट होता है रीनल कैल्कुलाई। वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, ऑक्जिलेट एंड यूरिएट के जो होते हैं वहाँ पे क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। वो एज ए क्रिस्टल जो होते हैं वो एज ए स्टोन बन जाती है, तो इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया, किडनी स्टोन बोल दिया गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये होते क्या हैं, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल ऑफ ऑक्जिलेट ऑक्जिलेट एंड ऑक्जिलेट सिट्रेट एंड यूरेट ट्रेट एंड यूरिएट। ये यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना ही डिस्कस यहाँ पे इसमें किया गया है। जो सेकेंड डिसऑर्डर है उसको हम अगर देखें तो हमारा क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें अब देखो, कभी भी ये सफिक्स यहाँ पे क्या है, आईटी, यहाँ पे क्या है, ईटीजी लग जाए तो इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जैसे नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। किडनी में एक, यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्ट होता है किडनी में एक, यहाँ पे अगर हम उसका अगर डायग्राम देखें, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, पर वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्लोमलाई होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे क्या बोल दिया जाए, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो यहाँ पे ये होता है। तीसरी जो हम सबसे डिटेल में हम जो डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो हमें है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्यों होती है, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन कब आती है, तो सारी हम डिटेल में बात यहाँ पे क्या है करेंगे। अब यहाँ पे ये दो डिसऑर्डर बहुत ही, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बस एक एक लाइन में यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है इनके बारे में। और यहाँ पे कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे डिटेल में है भी नहीं यहाँ पे इन दो डिसऑर्डर के बारे में। अब जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक डिटेल टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, हीमोडायलिसिस, हीमो हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस पहली चीज तो हम देखें, हीमोडायलिसिस कंडीशन आती कब है। तो होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस्ड होता है जिसे हम ये बोलते हैं यूरिया।
यूरिया, अगर हम और डिटेल में जाएँ तो मुझे पता है कि यूरिया जो होता है, यूरिया ऑर्थाइन सर्किल के थ्रू यहाँ पे क्या है, जो यूरिया जो होती है हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बेस्ड होता है। ठीक, तो हमें हमारी ब्लड में क्या होता है, यूरिया होता है। पहली चीज़ अगर हम देखें तो हमारी ब्लड में जब यूरिया होता है तो यूरिया को क्या करती है, किडनी जो होती है ये यूरिया को यहाँ पे क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती रहती है थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू यूरिया को यहाँ पे क्या एलिमिनेट करती रहती है। बट होता क्या है, जब जब हमारी ब्लड में जो यूरिया होता है, जब ये ब्लड में अगर जब यहाँ पे क्या है, इसका ब्लड में अगर यूरिया इंक्रीज करने लगे, जब किडनी जो है अगर वो किडनी यूरिया को अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है यूरिया ब्लड में इंक्रीज होने लगेगी। जब यूरिया ब्लड में इंक्रीज होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कंडीशन बनेगी जिसे हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसे कहते हैं यूरेमिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या है, यूरेमिया, यूरेमिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब जो यूरेमिया होती है, ये जो कंडीशन होती है इट्स द वेरी डेंजरस, या फिर हम बोल सकते हैं वेरी हार्मफुल। ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है, ये वेरी हार्मफुल है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही यहाँ पे हार्मफुल है। यही कंडीशन इस यही ये वेरी मतलब यहाँ पे जब यूरेमिया कंडीशन हो जाती है बॉडी में, इसी की वजह से किडनी फेल्योर, जब हमारी बॉडी में यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगती है तभी जाके हमारी बॉडी में किडनी फेल्योर हो जाती है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, किडनी जो होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल्योर हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, किडनी फेल्योर हो जाता है। तो पहली तो कंडीशन, जब किडनी फेल्योर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यूरिया को तो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से निकालना ही है। अगर हम बॉडी में यूरिया को निकाल नहीं रहे हैं, ब्लड में अगर वो कॉन्टिन्यूस उसकी कंसंट्रेशन या उसकी जो मात्रा है बढ़ती चली जाएगी तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो उसका एक अल्टरनेटिव तरीका निकाला गया जो कि वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं कि यही जो यूरिया है, ब्लड के अंदर जो यूरिया है, इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जब हमारी बॉडी में किडनी जब फेल्योर हो जाता है, मतलब जब किडनी काम नहीं कर रही है, तो किस तरीके से हम उस यूरिया को यहाँ पे बॉडी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। इसीलिए जब किडनी फेल्योर हो जाएगा तो ऐसे पेशेंट को ही यहाँ पे हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट होता है। तो पहली चीज़ तो हम ये समझे कि हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट हुई कब। हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट तब हुई जब दोनों किडनी, यहाँ पे किसी भी पर्सन की जो दोनों किडनी है वो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही, मीन्स वो यूरिया को एलिमिनेट नहीं कर पा रही हैं। जब यूरिया को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगी तब उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब हीमोडायलिसिस क्या हो, कैसे होता है, ये चीज़ समझते हैं। अब हीमोडायलिसिस हम कब यूज करते हैं, जब दोनों किडनी यहाँ पे क्या हो, दोनों किडनी यहाँ पे क्या हो जाए, फेल्योर हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोथ किडनी फेल्योर। दोनों किडनी फेल्योर हो जाती हैं तभी जाके हम हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें हीमोडायलिसिस में करना क्या है, हीमोडायलिसिस में हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ये जो होती है, ये इसी को हम यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड यहाँ पे जो होता है एक फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, डायलेजर फ्लूइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हुआ,
ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइलेजर फ्लूइड। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होता है, डाइलेजर फ्लूइड होता है। डाइलेजर फ्लूइड में क्या क्या होता है अभी हम सब बताएंगे आपको। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है, डाइलेजर फ्लूइड। अब ये यहाँ पे अगर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई है, ये क्या होती है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है ये होती है शिलोफेन ट्यूब। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होती है, शिलोफेन ट्यूब। अब होता क्या है, जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो जैसे एक पर्सन होता है, जो पर्सन को यहाँ पे क्या है, पर्सन का जैसे यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे हैंड होगा, तो उसके हैंड से क्या किया जाता है, उसके हैंड से जो रेडियल आर्टरी होती है, इसके यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, रेडियल आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी होती है वो यहाँ पे इसमें क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। हैंड से क्या किया जाता है, हैंड से जो हैंड में जो रेडियल आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड होता है उसको ये सिलिकॉन ट्यूब में यहाँ पे क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि इसी के साथ यहाँ पे क्या है, एक एंटी कोगुलेंट मिलाना पड़ता है, और उस एंटी कोगुलेंट का क्या नाम है, हिपैरिन। तो इसी को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मिक्सड कर देते हैं, यहीं पे यहाँ पे क्या किया जाता है, मिक्सड विद हिपैरिन। अब ये हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है। अब बात आती है एंटीकोगुलेंट क्या होता है। एंटीकोगुलेंट वो मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते हैं, ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देते हैं। तो जो हिपैरिन होता है ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब होता क्या है, देखो ये जैसे हुई, ये एक हुई पूरी डायलिजर यूनिट। तो यहाँ पे इसे हमने डायलिजर, ये अगर हम देखें तो ये जो है ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है, डायलिजर। ये अगर हम देखें तो ये क्या है, डायलेजर यूनिट। अब ये जो डायलेजर यूनिट है, इस डायलेजर यूनिट के अंदर डायलेजर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये डायलेजर फ्लूइड भरा है, अब इसकी वजह से अब हम यहाँ पे अगर पर्सन होगा, पर्सन का हैंड की जो रेडियल आर्टरी होगी, वहाँ से ब्लड को यहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ उस ब्लड ब्लड को, एक जाहिर सी बात है, ब्लड को यहाँ पे क्या किया जाता होगा, एक ट्यूब के थ्रू निकाल के यहाँ पे सिलोफेन ट्यूब जो होती है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब ये जो ब्लड है इसके थ्रू यहाँ पे क्या है, इंटर करेगा धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो डायलेजर फ्लूइड होता है, डायलेजर फ्लूइड में जो होता है, डायलेजर फ्लूइड और यहाँ पे जो ब्लड, अब ब्लड में हमें पता है कि दो चीज़ें होती हैं। अगर हम देखें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, और वहाँ पे और दूसरी चीज़ देखें तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है वही डायलेजर फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन होती है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायलेजर फ्लूइड है और ब्लड है उसकी जो जितनी, अगर जितना प्लाज्मा ब्लड में होगा उतना ही प्लाज्मा यहाँ पे डायलेजर फ्लूइड में भी होगा, और जितना यहाँ पे जितनी आरबीसी यहाँ पे होंगी उतनी आरबीसी यहाँ पे होंगी, मीन्स उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, सेम रखी गई है। बट होता क्या है, हमें सबसे पहले हमें हमारा पर्पज क्या है, कि हमारा पर्पज है यूरिया को किसी तरीके से बॉडी के उसमें एलिमिनेट करना, या फिर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको हम बॉडी से एलिमिनेट कर दें। तो जो डायलेजर फ्लूइड होती है उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते हैं। जो ये डायलेजर फ्लूइड होगा ना, इस डायलेजर यूनिट में जो डायलेजर फ्लूइड होगा, इसमें जो होंगी वो क्या होंगे, डायलेजर जो नाइट्रोजनस बेस्ड होंगे या एलिमिनेटरी सब्सटेंस जो होंगे वो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे होता है एक्सचेंज मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों, अब ब्लड में आप देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ब्लड है। अब ये जो ब्लड है, अगर हम देखें ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड है। और ये जो यहाँ पे जो अगर डायलेजर फ्लूइड है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाता है एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो अदला बदली हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो लो कंसंट्रेशन की ओर आना चाहती है। तो हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन बेस्ड का किस में है, ब्लड में, पर डायलेजर फ्लूइड में तो नाइट्रोजन बेस्ड है नहीं। तो ये जो भी यहाँ पे अगर हम देखें जो नाइट्रोजन बेस्ड होंगे वो कहाँ पे आना चाहेंगे,
डायलिसिस फ्लूइड में, तो यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन बेस्ड होगा, यूरिया होगा, यूरिया भी हो सकती है, जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड होंगे वो सारे डायलिसिस फ्लूइड में यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब ये डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये ब्लड, अब ये तो हमने ऐसे बना दिया, ये बहुत ही एक तरीके से कॉइल्ड, एक तरीके से सेलोफेन ट्यूब होती है, और ये जो कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है इसके थ्रू जब धीरे 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 पास होता रहता है, तो जो इसी के जब ये पास होता रहता है तो यहाँ से धीरे धीरे जो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड होंगे वो यहाँ पे कहाँ पे चले आएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में चले आएंगे। और इस डायलिसिस फ्लूइड को बाद में क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। मीन्स ये डायलिसिस फ्लूइड को बाद में यहाँ पे क्या है, रिमूव कर लिया जाता है। फिर इससे जो डायलिसिस फ्लूइड होते हैं इससे भी नाइट्रोजन बेस्ड को रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो यहाँ पे ये ब्लड होगा इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियल वेन कहाँ पे होती हैं, तो ये जो हम लोगों की आर्म्स होती है, बेसिकली जो हैंड्स होते हैं, जिसे हम लोग जो बीपी मेजरमेंट करते हैं, वो वहाँ पे क्या होती है, रेडियल आर्टरी में ही हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियल, यहाँ पे जो अब ब्लड को यहाँ पे क्या है, अब ब्लड तो यहाँ पे प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई मतलब यानी कि यहाँ से यूरिया या जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड थे वो यहाँ पे क्या हो गए, निकल गए। मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लड एक तरीके से हम बोले कि यहाँ पे जो जितने भी ब्लड में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस थे वो रिमूव हो गए। अब ब्लड को शरीर में फिर से पहुंचाना है, तो ब्लड में यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या है, रेडियल वेन, जो पेशेंट होगा उसके रेडियल वेन में यहाँ पे इस ब्लड को फिर से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस चलती है। अब बात आती है सबसे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि जो डायलिसिस फ्लूइड है इसमें क्या एब्सेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं ये यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्लड में जो भी यहाँ पे जैसे यूरिया होगी तो यूरिया कहाँ आ जाएगी, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगी, और ब्लड धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, प्योरीफाई हो जाएगा। और ये ब्लड जो प्योरीफाई हो जाएगा रेडियल वेन के थ्रू यहाँ पे फिर से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और पेशेंट इस तरीके से, जाहिर सी बात है, उसे मंथली या वीकली यहाँ पे क्या है, हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। जिन पर्सन की दोनों किडनी यहाँ पे क्या है, फेल्योर हो जाती है, तो यहाँ पे ये हीमोडायलिसिस एक तरीके से बोन है, जिनकी दोनों किडनी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, फेल्योर हो जाती हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे यूज होने वाला प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्टेज जो होते हैं उनको यहाँ पे क्या है, रिमूव कर लिया जाता है, किसके थ्रू, हीमोडायलिसिस के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं डायलिसिस फ्लूइड में क्या नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन बेस्ड जो होते हैं वहाँ पे क्या है, एब्सेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। ये यहाँ पे तीन यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में ओनली यहाँ पे अगर इस चैप्टर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इसमें देखें तो यहाँ पे केवल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, तीन ही यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन ही डिसीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जो है वो है रीनल कोलक्लाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो तीसरी यहाँ पे डिसऑर्डर है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट कब पड़ी, तो हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट तब पड़ी जब यहाँ पे जब पर्सन यूरेमिक हो जाए मतलब यहाँ पे क्या है कि उस पर्सन के ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या है, यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगती है। जब किसी भी पर्सन के ब्लड के अंदर यहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगती है तो उस कंडीशन में किडनी फेल्योर हो जाती है। जब किडनी फेल्योर हो जाती है तो हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हीमोडायलिसिस कैसे होती है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या नेक्स्ट चैप्टर के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।